हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th के सोशियोलॉजी का चैप्टर 2 द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसका पार्ट 2 वीडियो है ये। पार्ट 1 वीडियो जिसमें मैंने हाफ चैप्टर पढ़ाया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेंगे, मैंने आप पढ़ सकते हो। आज स्टार्ट करेंगे साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन से। एंड अगर आपको बाकी चैप्टर्स पढ़ने हैं सोशियोलॉजी के, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, पढ़ सकते हो। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है ह्यूमैनिटीज़ का, जाके आप मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक्स गिवन है प्लेलिस्ट के। स्टार्ट करते हैं अपना साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। तो देखो, अब हमने पढ़ लिया कि क्या होती है सोशियोलॉजी में, हम क्यों पढ़ रहे हैं ऑल दीज डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर्स, पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर, ये हम सोशियोलॉजी में क्यों पढ़े, ये हमने पढ़ा। दैट बहुत ज़रूरी है अगर हमें ह्यूमन के रिलेशनशिप को जानना है विद द सोसाइटी। इसलिए हम ह्यूमन किस तरीके से सोसाइटी में रहते हैं, उनका जो न्यूमेरिकल लिमिट्स है वो जान रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में। तो इंडिया की सोसाइटी कैसी है, इंडिया का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर कैसा है। तो सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री का जो इनाम है, जो मेडल है आप कह सकते हो, वो इंडिया को मिल गया था 2001 के सेंसस के बाद से। हम सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गए थे, पहली हो गई थी हमारी चाइना। अब ऐसा नहीं था कि हमेशा से ही हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, कभी कभी हमारी पॉपुलेशन नीचे भी हो जाती थी और कभी कभी अप भी हो जाती थी। और तो ये क्यों होता था, वाई वॉज दिस, ये अप एंड डाउन क्यों होते हैं। देयर आर मेनी फैक्टर्स जिनकी वजह से जो पॉपुलेशन है सडनली कम हो जाती है। बर्थ कंट्रोल की वजह से नहीं कि लोगों ने प्रिवेंशन लेने शुरू करे, इसलिए नहीं। वो ही जो मैल्थ्यूसन ने दी थी ना चीज़ें, नेचुरल फैक्टर्स और कोई मैनमेड भी हो, कभी कभी देयर आर 2 फैक्टर्स जिसकी वजह से एकदम से पॉपुलेशन पे असर पड़ता है। जैसे अभी आप देखो कोरोना वायरस, कितने लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड इस डिजीज़ की वजह से मरे एंड वी आर कॉलिंग इट अ एपिडेमिक। तो यही है, कभी कभी बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं बिकॉज ऑफ द एपिडेमिक, नेचुरल डिजास्टर या फिर फेमाइन। तो इन तीनों की वजह से कभी कभी अप एंड डाउन आता है पॉपुलेशन के अंदर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक अभी तुम लोगों को बच्चों के लिए समझना मुश्किल नहीं है आफ्टर द कोविड-19 सिनेरियो, ठीक है। तो ये वाइड स्प्रेड होता है, ये अफेक्ट करता है लैक्स ऑफ पीपल को। यहाँ पे किल नहीं लिखना है, किल लैक ऑफ पीपल, ठीक है, मारता भी है बट इफेक्ट करता है। लाखों लोग इससे इफेक्ट होते हैं एंड देयर आर सम जिनकी इम्यूनिटी हाई होती है वो बच जाते हैं एंड देयर आर सम जो मर जाते हैं इससे। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 सबसे पहले आप मेंशन करना है एग्जाम में आज के टाइम पे, और प्लेग, क्लोरिया, स्मॉल पॉक्स, ऐसी ऐसी डिजीजेस का बना था हमारा एपिडेमिक, यानी कि महामारी कहते हैं इसको, कि इलाज ही नहीं मिल रहा। कोविड-19 हमारे जॉब में इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं, हमने अपने आंखों से देख लिया व्हाट इज अ एपिडेमिक। अब एक समय पे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, वर्ल्ड वॉर के बाद आया था हमारा स्पेनिश इन्फ्लुएंजा। इससे भी लाखों की तादाद में लोग मरे थे। इससे इतने लोग मरे थे जितने आज तक किसी वॉर में भी इतने लोग नहीं मरते जितने स्पेनिश इन्फ्लुएंजा से मरे थे। किल मोर पीपल देन अ वॉर। अब ये क्यों होता था? सबसे पहले तो उस समय पे मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं थे। अभी देखो कोरोना वायरस का तो हम देख रहे हैं, फिर भी ट्रीटमेंट हो रहा है, फिर भी रिकवरी अब इस स्टेज पे आके होने लग गई है और हमें उम्मीद है वैक्सीन भी आ जाएगी। बट जब स्पेनिश इन्फ्लुएंजा था इट वाज वेरी लॉन्ग। उस समय पे मेडिकल टेक्नोलॉजी नहीं थी, सोल्जर्स इधर से उधर मूव करते थे, दे वर कंटामिनेटेड। तो वो लॉकडाउन नहीं हुआ था उस समय पे, नहीं, लोग सोल्जर्स जब कंटामिनेट कर रहे थे तो वो फैल रहा था। मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल बेकार थी और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी लोगों पे। तो देयर वर द रीजंस दैट जिस वजह से जो स्पेनिश इन्फ्लुएंजा है वो बहुत फैला। और उस समय पे लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी। जब बीमार होता था तो कई बार ये कहा जाता था कि इसको श्राप लग गया है। तो इस टाइप की चीज़ें उस समय पे सोसाइटी में होती थी, वैक्सीन नहीं होती थी। बट अब अगर अब की बात करें तो नहीं, अब बहुत सुधार आया है, लोगों में अवेयरनेस हो गई है, मेडिकल फैसिलिटी बढ़ गई है, वैक्सीन आने लग गई है एंड सैनिटेशन लेवल हाई हो गया है। तो एपिडेमिक से बचने का यही तरीका है, कीप योर सेल्फ प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट होता है हमारा फेमाइन। फेमाइन यानी कि ड्रॉट आ जाना, सूखा पड़ जाना और फूड शॉर्टेज होने को फेमाइन कहते हैं। फेमाइन मेनली 2 रीजंस की वजह से होती है। एक मैनमेड होता है जो इंसान खुद करता है, वन इज द नेचुरल वन। नेचुरल वन कौन सी फेमाइन होती है, यानी कि फेमाइन मतलब खाने की कमी होना, फेमाइन मतलब स्कैरसिटी ऑफ फूड और शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई, ठीक है। स्कैरसिटी ऑफ मतलब खाना कम है, शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई मतलब फूड तो है बट वो सप्लाई नहीं हो रहा है। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई इन सम एरिया। कभी कभी फेमाइन कुछ एरियाज़ को ही स्ट्रक करती है, ठीक है। जैसे इंडिया में बंगाल में फेमाइन आया था, ओके। तो नेचुरल फेमाइन कब होती है, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, फसल ख़राब हो जाए या बारिश हो ही ना। तो 2 रीजंस हैं नेचुरल फेमाइन के होने के। अब मैनमेड फेमाइन तब होती है जब जो किसान है बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ कर दे, या फिर जो ट्रांसपोर्ट्स है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है। अब
ग्रेन तो है, अब ट्रक नहीं है वो उसको पहुंचाने का दूसरी स्टेट तक, दूसरे शहरों तक, तो क्या होगा, वो तो भूखे मर जाएंगे ना। तो गवर्नमेंट को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो भी बढ़े और डिस्ट्रीब्यूशन। अमर्त्य सेन जो हमारे एक जोग्राफिकस्ट थे और सोशोलॉजिस्ट भी आप कह सकते हो, उन्होंने कहा था कि देखो जो ये फेमाइन है ना, अगर मैन मेड फेमाइन हम कंसिडर कर रहे हैं, फूड शॉर्टेज की वजह से नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से लोग भूखे मरते हैं। क्या होता है कि फूड तो है, ग्रेन भरे पड़े हैं, बट वो सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो। तो हमें अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बहुत अच्छा करना है कि कोने कोने तक लोगों के पास फूड ग्रेन है वो पहुंच सके, ठीक है। तो कंट्रोल हमें करना है अपने डिस्ट्रीब्यूशन को। अगर डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया हो गया तो हमारा को फेमाइन को सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर हुआ था हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसने वीट का कल्टीवेशन बहुत बढ़ा दिया था, इंडिया को बहुत फ़ायदा हुआ था उससे। बाकी एरियाज़ में नहीं हुआ था। देखो पंजाब हरियाणा में ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे ज़्यादा चला था, बट स्टिल इट वाज बेटर। हम सेल्फ सफिशिएंट के करीब आ गए थे फूड ग्रेन में। और अगर जिस भी एरिया में फेमाइन आई है, यानी कि वहाँ पे खाने की शॉर्टेज है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट को वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि लोग भूखे होंगे, उनकी तबीयत खराब होगी, इम्यून सिस्टम वीक होगा, तो वो तुरंत डॉक्टर के पास जाए एंड वो अपना इलाज करा सके। तो दीज आर द रीजंस। मेडिकल, फेमाइन हो गई, फेमाइन हो गया, एपिडेमिक हो गया, नेचुरल डिजास्टर। हमने देखा अभी फ्लड आती है, अर्थक्वेक आते हैं, कितने लोग मर जाते हैं। तो नेचुरल डिजास्टर को तो हम इतना अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बट इनके लिए वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट वी विल नाउ कम टू द क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेशियो पे हम डिस्कस करेंगे। टोटल फर्टिलिटी रेशियो कहो कि कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, हाउ मेनी मदर्स आर देयर जिनके पेट में बच्चे हैं। टोटल फर्टिलिटी रेशियो सिंपल सी लैंग्वेज में तुम यही समझ लो। तो कुछ हमारे इंडिया की बात करें, कुछ स्टेट ऐसे हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे कम है, यानी कि जहाँ पे मदर्स जो है बेयर करने वाली बेबी कम होती है, और कुछ ऐसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। तो वही हम इसमें डिस्कस करेंगे। जहाँ का टोटल फर्टिलिटी रेशियो कम होता है वो वहाँ का रिप्लेसमेंट लेवल भी कम है, यानी कि बच्चे कम पैदा हो रहे हैं तो रिप्लेस भी तो कम करेंगे आगे की जनरेशन को। और जहाँ का रेशियो ज़्यादा है वहाँ का रिप्लेसमेंट लेवल भी ज़्यादा होता है। सबसे पहले केरला एंड तमिलनाडु, ये साउथ की जो स्टेट्स है हमारी, इन्होंने अपना TFR कंट्रोल कर लिया, यानी कि यहाँ पे कम जो टोटल फर्टिलिटी रेशियो है वो कम हुआ, यानी कि कम मदर्स के पेट में बेबीज़ थे। तो ये 2.1 to 1.8 पहुँच गया हमारा, यानी कि बहुत कंट्रोल हुआ। और अगर तुम इसे ध्यान से देखो तो इससे रिप्लेसमेंट लेवल पे इतना फ़र्क पड़ा है कि आगे चल के केरला और तमिलनाडु की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन भी हो सकती है, यानी कि यहाँ पे बच्चे बहुत कम पैदा होते हैं एंड यहाँ पे आगे चल के रिप्लेसमेंट ही नहीं हो पाएगा एंड द पॉपुलेशन विल डिक्लाइन। अब हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, यहाँ का भी TFR लो ही है। तो देखो इंडिया की इतनी सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिनका TFR लो ही है। कुछ बड़ी चौड़ी हमारी ये बिहार, MP, राजस्थान, UP, ये कुछ 4 ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन को कॉन्ट्रीब्यूट करा है, ठीक है। अब अगर UP का अगर आप देखो तो इट इज़ 4:1, बहुत ज़्यादा हमारा यहाँ पे TFR है, यानी कि बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पे पैदा होते हैंगे एंड यहाँ का रिप्लेसमेंट लेवल भी ज़्यादा होता है। फिर यानी कि क्या है कि अभी ओल्ड जनरेशन इतनी गई नहीं है कि न्यू वंस आते जा रहे हैं, यंग जनरेशन आती रही है और बच्चे पैदा हो रहे हैं और बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो यंग जनरेशन जब बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है, जो हमारा यूथ है, वर्किंग पॉपुलेशन, यूथ कौन सी होती है, वर्किंग पॉपुलेशन, वो बढ़ जाती है, यूथ पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाता है। अब कौन कौन सी स्टेट्स ऐसी हैं हमारी, बिहार, MP, राजस्थान, UP, इनका TFR काफ़ी ज़्यादा हैगा एंड इनमें 45% ऑफ पॉपुलेशन इंडिया का जब सेंसस हुआ था 2001 के अंदर, तो 100 में से 45% ऑफ पॉपुलेशन इन हमारी 4 की 4 स्टेट्स के अंदर थी। और अभी हमने अंदाज़ा लगा रखा है कि 2026 तक 50% जो पॉपुलेशन है ना वो इन 4 स्टेट्स में ही होगी। और UP की बात करें तो 22% पॉपुलेशन टोटल हमारी UP के अंदर है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया की हर एक स्टेट में बहुत पॉपुलेशन, नहीं, कईयों ने कंट्रोल कर लिया और कहीं नहीं कर पाए, कईयों में बहुत ज़्यादा आएगी, ठीक है। अब ओके, तो UP एक ऐसी स्टेट है, आपको याद रखना है, जिसका रिप्लेसमेंट लेवल काफ़ी ज़्यादा हैगा, यानी कि अब रिप्लेसमेंट लेवल याद है, बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं तो यहाँ पे यूथ जो जनरेशन है वो बढ़ जाती है। अब यूथ, वर्किंग पॉपुलेशन, नॉन वर्किंग पॉपुलेशन आगे के टॉपिक में डिस्कस करते हैं। एज स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, तो सिंपल सा एज स्ट्रक्चर है हमारी इंडियन पॉपुलेशन का। 0 to 15 यूथ हो गया, 15 to 64 वर्किंग, जो काम कर रहे हैंगे, जो जिनमें कैपेबिलिटी है काम करने की, दे कैन गो एंड गेट द जॉब, कोई बिजनेस करे, एंटरप्रेन्योर बने, कुछ भी करे। अबव 64 को हम रिटायर्ड कह देते हैं, जो घर पे बैठ के आराम करे, रिटायर्ड हो गई है,
ठीक है। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो क्या होता है जब रिप्लेसमेंट लेवल एक्सीड करता है, जब यूथ जनरेशन बढ़ जाती है तो क्या होता है, वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ जाती है। वर्किंग पॉपुलेशन मतलब काम करने वाले लोग बढ़ जाते हैं। अब ये उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी, राजस्थान, यहाँ का डेमोग्राफिक डिविडेंड ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, काम करने की क्षमता वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है जिनको जॉब की ज़रूरत है, ज़्यादा पॉपुलेशन है जिसको वर्क की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस चीज़ को बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। जब वर्किंग पॉपुलेशन नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से ज़्यादा हो जाए तो उसको कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब नॉन वर्किंग पॉपुलेशन में ना देखो हमारे अबव 64 और 0 to 50 दोनों आ जाते हैं, क्योंकि 0 to 15 में भी बच्चे ही होते हैं और अबव 64 में बूढ़े लोग आ जाते हैं। तो जब नॉन वर्किंग पॉपुलेशन कम, वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा, तो उसको कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। और इंडिया की काफ़ी सारी स्टेट्स के अंदर इसको देखा जाता है। अब केरला की बात करें तो हमारी केरला की वर्किंग पॉपुलेशन भी ज़्यादा है एंड वहाँ का लिटरेसी लेवल भी बहुत ज़्यादा। यूपी की जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है और इसी चीज़ को हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं कि वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा, नॉन वर्किंग कम हो जाती है, तो ये डिविडेंड अराइज होता है। अब ये डिविडेंड देखो अच्छा भी है, अच्छा है, लोगों में काम करने की क्षमता है, बट ये डिविडेंड अच्छा तभी होगा जब बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होंगी। गवर्नमेंट हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगी, बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, तभी तो वो आगे चल के काम करेंगे। अनएजुकेटेड होंगे तो कैसे करेंगे, या फिर उन्हें कोई स्किल्स दी जाएंगी, तभी दे विल कन्वर्ट दिस वर्किंग पॉपुलेशन टू द एक्चुअल वर्किंग पॉपुलेशन। खाली 15 के ऊपर साल के लोगों का क्या फ़ायदा है, 15 से 60 साल के लोगों का फ़ायदा क्या है जब वो कुछ काम ही ना करे हो। ठीक है, तो उस पॉपुलेशन पे वर्क करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लोगों को पढ़ाई करनी पड़ेगी, एजुकेशन लेनी पड़ेगी, प्लस स्किल्स लेनी पड़ेगी। अगर किसी को एजुकेशन रिलेटेड वर्क नहीं करना है, नॉन एजुकेशन सेक्टर में जाना है तो उसके लिए भी स्किल्स की तो ज़रूरत है। तो वर्किंग पॉपुलेशन होने से खाली कुछ नहीं आता है। प्रॉफिट तभी होगा इंडिया का जब जो ये वर्किंग पॉपुलेशन है, फ़ायदा तभी होगा जब ये वर्किंग पॉपुलेशन, इसको एजुकेशन मिलेगी, इसको जॉब मिलेगी, तभी कुछ करेगा हमारा इंडिया। ठीक है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा और नॉन वर्किंग पॉपुलेशन कम, इससे ये अराइज होता है। इंडिया के पास एक बहुत ही गोल्डन चांस है, अगर हमने अपॉर्चुनिटीज़ वो करी, जनरेट करी, तो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन जो हमारी इकोनॉमी है उसको बहुत बढ़ा सकती है। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, पढ़ते हैं द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया। इंडिया का सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि सेक्स रेशियो मतलब क्या है, वहाँ ऊपर लिखा है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, यानी कि 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं। नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल इज नोन एज द सेक्स रेशियो। हमारा सेक्स रेशियो कम हो रहा है, यानी कि बेटियां कम है, बेटे ज़्यादा हैं। और चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या हो गया, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़, गर्ल्स और बॉयज़ की बात हो रही है यहाँ पे, छोटे बच्चों की बात हो रही है, तो कितना पर 1000 बॉयज़ के ऊपर कितनी गर्ल्स है, तो दैट विल बी नोन एज द चाइल्ड सेक्स रेशियो। कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करेंगे आपको। और अगर नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल लिख रहा है तो दैट वुड बी अ सेक्स रेशियो, और अगर गर्ल बॉय आ गया तो वो चाइल्ड सेक्स रेशियो हो जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, इंडिया की बहुत बड़ी कंसर्न है। देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब हम आजकल पढ़ते रहते हैं। देयर वाज अ सीरियल नोन एज द नाना इस देश मेरी लाडो, आपने देखा होगा, कलर्स पे आता काफ़ी समय तक, तो उसमें दिखाया था किस तरीके से हरियाणा के अंदर जो बेटियां थी उनको मार दिया जाता था। ठीक है, तो बहुत अवेयरनेस हुई उसके बाद से भी, और हम अब इंडिया में थोड़ी सिचुएशन अलग हुई है, बट येस बहुत प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे। एज सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रहा है, लड़कियों को मार दिया जाता है पेट के अंदर ही, तो दैट वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक। तो कंसर्न है ये। सबसे पहले रीज़न क्या है, वो है माइंडसेट। लोगों का माइंडसेट है कि लड़का होना चाहिए, लड़की नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्या है, वो नेग्लेक्ट करते हैं गर्ल चाइल्ड को, लड़कियों की इज्जत नहीं करते हैं घर वाले, इसलिए। एंड थर्ड इज फीमेल फिटोसाइड, जब पेट में ही बच्चे को मार दिया जाता है। एंड फोर्थ इज मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, यानी कि कई बार जो मदर्स हैं उन्हीं की डेथ हो जाती है। दैट्स द रीज़न, जब उनके पेट में बेबी होता है जैसे ही वो बॉर्न करती है या फिर खुद उससे पहले ही दे डाई। ये हो गया मैटरनल मोर्टिलिटी, दैट कभी कभी ऐसा होता है माँ भी मर जाती है। दीज आर द रीजंस ऑफ आर डिक्लाइन इन द एज सेक्स रेशियो। अब पंजाब और हरियाणा एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे सबसे कम है एज सेक्स रेशियो, बहुत कम लड़कियाँ हैं। दो रीजंस है उसके, एक तो डाउरी, देखो वहाँ पे अगर शादी है तो बहुत मोटी डाउरी देनी है, और अगर लड़की पैदा होगी तो बहुत पैसा चाहिए फिर दहेज इकट्ठा करने के लिए, इसलिए लोग लड़की को मार देते हैं। सेकेंड क्या है,
2 से 3 लड़कों की सबको चाहत होती है कि भाई हमारी तो बहुत सारी लड़की हो जाए, लड़की हो ही ना। तो इस रीज़न की वजह से भी कई बार ऐसा होता है। अब मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, कई बार ऐसा होता है कि जो लोग होते हैं वो लड़कियों को मार देते हैं, ठीक है। अब एक टेक्निक है सोनोग्राफी, उसमें क्या होता है पेट में ही पता चल जाता है बच्चे का सेक्स कि लड़का है या लड़की है। इंडिया के अंदर एक एक्ट बना था प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, ये बना था हमारा 1996 में, ठीक है। और इफेक्ट आया 2003 में, यानी कि लागू हुआ 2003 में। तो 2003 के बाद से पेट में जब बच्चा है उसका सेक्स जाना इज़ अ इलीगल थिंग। अगर आप कराओगे तो यू विल बी पनिश्ड बाय द लॉ। तो इलीगल है बच्चे का सेक्स जाना बिफोर द बर्थ। जब बच्चा पैदा होगा तभी पता चलेगा लड़का है लड़की। कई बाहर के देश में देखा होगा आपने, वहाँ पे अलाउड है, वहाँ पे लोगों को पता चल जाता है, बट इंडिया में इट इज़ नॉट अलाउड कि पहले ही आप जान लो कि लड़का है या लड़की है, ठीक है। नाउ ये हमारे 8:6 रेशियो कंप्लीट हो गया। नाउ विल टॉक अबाउट द लिटरेसी। लिटरेसी क्या है? एबिलिटी टू रीड एंड राइट, कौन पढ़ लिख सकता हैगा, ठीक है। एक होता है अडल्ट लिटरेसी रेट, ठीक है। उसमें क्या होता है कि कितने लोगों को हायर एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है। लिटरेसी रेट में ये होता है कि सिंपल मैथमेटिक्स आती है और एटलीस्ट 5th क्लास से लोग पढ़े हुए हैंगे, प्राइमरी एजुकेशन ले रखी है। और एडल्ट लिटरेसी रेट में कि हायर एजुकेशन ले रखी होती है। तो केरला का सबसे हाई है हमारा लिटरेसी रेट, और राजस्थान और इंडिया की जितनी भी नॉर्थ की स्टेट्स हैं उनका जो लिटरेसी रेट है वो कम हैगा। अब लिटरेसी रेट कम होता है, कभी कभी जेंडर के बेसिस पे कम होता है, यानी कि लड़कों को पढ़ाई करने दिया जाता है, लड़कियों को नहीं दिया जाता। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है। तो हमने वो नारा सुना है, हमें पता है लड़कियों को एक्सेस नहीं दिया जाता है पढ़ने का। सेकंड क्या है? सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप्स हो गए, जो अमीर लोग हैं वो तो आराम से प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा देते हैं, गवर्नमेंट स्कूल है ही नहीं। तो जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, कई बार वो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा पाते। थर्ड इज द रीजन। कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी है, कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल बेकार है। जैसे आप कहो केरला, उन्होंने बहुत अपना एजुकेशन पे ध्यान दिया है, वहाँ पे अच्छी खासी एजुकेशन है। एंड बिहार की बात करो तो इट हैज़ लोएस्ट लिटरेसी रेट, वहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कम हैगा। तो एग्जाम में आपको आएगा तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना है, जेंडर, सोशल और रीजन के बेसिस पे जो हमारा लिटरेसी रेट है उसमें डिफरेंस आते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रूरल अर्बन डिफरेंस। गांव और शहर में जो डिफरेंसेस होते हैं और जो माइग्रेट करते हैं गांव के लोग शहर में, वो क्यों करते हैं। 66.8% पीपल जो है इंडिया की पॉपुलेशन के, वो गांव में रहते हैं, यानी कि रूरल एरियाज में रहते हैं। बट दीज डेज दे आर माइग्रेटिंग टू द अर्बन सेंटर्स, यानी कि वो शहर या कस्बों में, टाउन में आप कह सकते हो, माइग्रेट कर रहे हैं गाँव के लोग। अब आप अगर सोचते हो कि जो गांव है खाली वहाँ पे एग्रीकल्चर खेती ही होती है, तो नहीं, देयर आर अदर स्मॉल एक्टिविटीज़ ऑल्सो, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, जैसे कि पोस्ट ऑफिस होते हैं, वहाँ पे लोग काम करते हैं। देयर आर टीचर्स, गांव में स्कूल होते हैं, स्मॉल बिजनेस, लोग अपनी दुकान खोल सकते हैं, एंटरप्रेन्योर छोटी छोटी दुकानें खुली होती है गाँव में भी। थर्ड इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है, गाँव में ट्रैक्टर चलता है, गन्ने कटे हैं, कोई फसल कटी है तो उसको आपको ले जाना तो पड़ेगा ना सेंटर तक, उसके लिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी है वहाँ पे, एंड कम्युनिकेशन भी थोड़ा बहुत होता है। तो ऐसा नहीं है कि खाली गाँव में एग्रीकल्चर ही होता है। बट प्रॉब्लम क्या आती है, अब ठीक है गांव में भी लोग सर्वाइव कर सकते हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट लोग मूव कर रहे हैं अर्बन सेंटर्स में। तो सबसे बड़ी जड़ है इसकी मास मीडिया। मास मीडिया जो अर्बन सेंटर्स है उसको ऐसा लोग जो रूरल एरिया के लोग हैं उनको भी पता चला है शहर में ऐसा होता है, शहर में ऐसा होता है, शहर में ऐसा होता है, तो लोग भी सोचते हैं कि वहाँ पे उन्हें बेटर लाइफ मिलेगी, तो दे शुड मूव। सेकेंड रीज़न क्या है? रिवर्स ड्राई हो रही हैं। अब वो पहले वो आराम से खेती करते थे, इरीगेशन सिस्टम अब नहीं है, रिवर ड्राई हो रही है, वाटर पोल्यूट हो रहा है, तो अब वो एग्रीकल्चर उन्हें छोड़ना पड़ेगा। उनके पास जब टूल्स ही नहीं है, जब उनके पास सोर्स ही नहीं है, एग्रीकल्चर छोड़ के फिर वो शहर आते हैं कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए। अब लैंड, कई बार ऐसा होता है, हमने मूवीज़ देखी है कि जो किसान होते हैं उनसे किसी ना किसी तरीके से उनका लैंड ले लिया जाता है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, तो कोई प्लांट लग जाता है, कोई फ्लैट्स बन जाते हैं। तो ये भी रीज़न, जब किसान का लैंड उसके हाथ से छिन गया तो ऑब्वियस है वो शहर आएगा कोई भी जॉब करने के लिए। कई बार देखो जो हमारे गांव होते हैं वहाँ पे कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, कास्ट का बहुत होता है, तो जो लोगों को इससे बाहर निकलना होता है वो अर्बन एरियाज़ में आके रहते हैं, वहाँ पे थोड़ा कम होता है कास्ट का चक्कर, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई भी जॉब कर सकते हैं, कोई भी स्किल्ड हो, नॉन स्किल्ड हो, पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करने को तैयार, जैसे कि वॉशरमैन हो गया, कुक हो गया हमारा, और कौन हो गया जैसे हमारे फिश, कुछ भी कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। अगर उन्हें एग्रीकल्चर में इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा होता तो लोग गांव से शहर मूव कर जाते हैं फॉर इंडल्जिंग इन एनी एक्टिविटी जिससे वो पैसा कमा सके एंड अपना घर चला सके। तो दीज आर द रीज़न जो लोग गाँव से शहर में मूव करते हैं। बहुत बेसिक है, ये हमें पता होता है, वी कैन मेक द सेंटेंस एंड राइट। एंड इफ यू वांट नोट्स ऑफ दिस चैप्टर
ऑफ सोशोलॉजी, कोई भी चैप्टर सोशोलॉजी का या फिर ह्यूमैनिटीज़ की क्लास 12 के किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इको, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, लिस्ट गोज ऑन, वो सब मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे डले हुए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशोलॉजी चैप्टर 2 का लिंक गिवन है नोट्स का, जाके ले सकते हो। क्वेश्चन आंसर्स भी डालती हूँ, नोट्स भी डालती हूँ, टाइप भी, हैंड रिटन भी, तो जो आपको सही लगे आप किसी भी सब्जेक्ट का जाके सर्च कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो नाउ लेट्स स्टडी द टू फॉर्म्स ऑफ अर्बन सेंटर्स कहते हैं इनको, जो हमें गिवन है, एक मेगालोपोलिस और दूसरा मेट्रोपोलिस। अगर ज्योग्राफी आपको पता होगा क्या है ये, तो मेट्रोपोलिस वो सिटी को हम कहते हैं जिसमें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर वाली सिटी को इंक्लूड करा जाता है, इसमें से सब अर्बन एरिया को हटा दिया जाता है। अब सब अर्बन एरिया क्या होता है, देखो कई बार ऐसा होता है सिटी के अंदर बहुत जाम है, बहुत पॉल्यूशन है, बहुत कुछ मतलब रहने का मन नहीं करता लोगों का, सिटी में भीड़ होती है, कंजस्टेड होता है, तो लोग सिटी से दूर एक इलाके के अंदर, रूरल एरिया नहीं, एक इलाका चुनते हैं, वहाँ पे जाके सेटल होते हैं। वहाँ पे दूर दूर घर बने होते हैं, पॉल्यूशन कम होता है, जाम नहीं होता, वहाँ पे लोग रहते हैं और सुबह अपना कोई भी ट्रांसपोर्ट लेकर, कोई भी व्हीकल लेकर जॉब पे जाते हैं अपनी सिटी पे, और सिटी से वापस आ जाते हैं अपने घर पे रात को। कुछ किलोमीटर दूर होती है सिटी उनसे, तो इसको कहते हैं सब अर्बन एरिया। सब अर्बन एरिया, लोग क्लीनर होता है वो, वहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छी होती है लोग का। आज आप में से कई बच्चे सब अर्बन एरिया में रहते होंगे और आपके पेरेंट्स जो है वो जॉब करने के लिए सिटी में जाते होंगे, तो ये तो सब अर्बन एरिया। तो मेट्रोपोलिस में सबर्ब्स को इंक्लूड नहीं करा जाता, और अगर मेगालोपोलिस की बात करें तो उसमें सिटी विद इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हमारे सबर्ब्स हैं। एग्जाम्पल क्या है सबअर्ब का, एनसीआर। एनसीआर होता है ना, काफ़ी सारे एनसीआर, आप में से कई बच्चे एनसीआर में रहते होंगे। एनसीआर क्या है, जो हमारा सिटी के पास में सबअर्बन एरिया होता है उसको एनसीआर कहते हैं, ठीक है। तो एनसीआर के अंदर जब हम एनसीआर और सिटी विद इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को देखते हैं तो वी कॉल इट मेगालोपोलिस, और अगर खाली हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाली सिटी को देखते हैं, सिटी विद इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो उसको क्या कहते हैं, मेट्रोपोलिस। अब मेगालोपोलिस में एक और चीज़ होती है, इसकी जो पॉपुलेशन होती है 10 मिलियन होती है, एंड जो फर्स्ट मेगालोपोलिस था वो हमारा न्यूयॉर्क। जस्ट एन एक्स्ट्रा नॉलेज आई एम गिविंग यू, ठीक है। तो वो अगर आप पे ज्योग्राफी है तो सब कुछ तुम्हें पता ही होगा इसके बारे में। नाउ लेट्स कम टू द पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो 1952 में पहली बार हमारी पॉपुलेशन पॉलिसी टाइप आई थी जिसका नाम था नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है, NFPP, ठीक है। फिर क्या हुआ, इस पे लोगों ने, इसमें कोशिश की गई कि जो हमारी जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है उसको इन्फ्लुएंस करे, थोड़ा कम करने की कोशिश करे, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन को कम करे सोशल डिज़ायरेबल वे में। ऐसा ना हो कि ज़बरदस्ती लोगों से कहे, ज़बरदस्ती करी जाए कि आप कंट्रोल करो, कंट्रोल, किसी की अपनी मर्जी है, वो 2 बच्चे करे, 3 बच्चे करे, द गवर्नमेंट कैन ओनली कन्वे दैट आप कंट्रोल करो, कोई किसी के ऊपर ज़बरदस्ती ना करी जाए। सोशल डिज़ायरेबल वे में हमारी NFPP ने प्लान करा कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने का अगर हमें सोशल डिज़ायरेबल वे में करना है तो सबसे बड़ा तरीका क्या है, अवेयर करो लोगों को, अवेयर करो। जैसे हमारे देखे हैं ऐड आते थे, 2 बच्चे 2 ही अच्छे, इस टाइप के अवेयरनेस लाओ, लोग अपने आप समझेंगे कि क्या बेनिफिट्स है कम पॉपुलेशन होने के हमारे। तो बर्थ कंट्रोल करने की कोशिश की गई, बट एक समय ऐसा आया 1975 में इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने। पॉलिटिकल है तो मैंने पढ़ा रखा है चैप्टर, आप जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। उसमें क्या हुआ था, बहुत ही ज़्यादा लेवल पे हमारा जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है बिल्कुल ख़त्म हो गया था इंडिया का, ये समझा। डेमोक्रेसी उस समय पे इंडिया से ख़त्म थी, फंडामेंटल राइट्स नहीं थे उस समय लोगों के पास, जिसको मर्जी उठा के जेल में डाल दिया जाता था। एंड उस समय पे जो इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी, उनके बेटे संजय गांधी ने स्टेरिलाइजेशन करवाया मास लेवल पे। स्टेरिलाइजेशन मतलब क्या होता है कि यानी कि लोगों के वुमेंस की हुई ट्यूबिकोटॉमी एंड मेन की हुई वैस्कोटॉमी, कि वो परमानेंटली उनको स्टेरिलाइज कर दिया जाता है, अब वो जो बेबी है उसको बॉर्न नहीं कर सकते। तो ये बहुत हाई लेवल पे हुआ, कैंप्स लगाए गए और परमानेंटली ये स्टेरिलाइज हो जाते, कभी भी आगे चल के बच्चा पैदा नहीं कर सकते। तो ये मास लेवल पे हुआ, कभी कभी तो फोर्सफुली भी हुआ, लोगों के साथ जो नहीं भी चाहते थे उनके साथ भी हुआ। इस समय पर जितने भी टीचर्स थे, डॉक्टर्स थे, जो भी कैंप में रहते थे, दे वर अंडर द स्ट्रेस, क्योंकि कोई भी इस काम को, स्टेरिलाइजेशन को फोर्सफुली नहीं करना चाहता हैगा। तो इमरजेंसी के टाइम पे ऐसे कुछ हुआ था हमारे कंट्री के अंदर। कब लगी थी, 1975 में इमरजेंसी लगी थी जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। ओके, अब उसके बाद जब ये सिचुएशन देखी कि स्टेरिलाइजेशन से अगर ज़बरदस्ती करी जाए, अगर फोर्सफुली सोशल डिज़ायरेबल वे में नहीं करी जाए तो बहुत ही गलत लगेगा लोगों को, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, इंडिया डेमोक्रेसी, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हमने अपनी फैमिली पॉलिसी जो थी उसको रिन्यू करा
और हमारी नई फैमिली पॉलिसी बनी जिसका नाम रखा गया नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, MFWP। ठीक है, अब इसमें क्या था, अगर स्टेरिलाइजेशन करानी है तो पहले जो इंसान है उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, उस पर वो साइन करेगा, वो अग्री करेगा, जब तक वो सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक उसका ऑपरेशन नहीं करा जाएगा। तो फोर्सफुली कुछ नहीं है आज के टाइम पे इंडिया में, बस इमरजेंसी के टाइम पे हुआ था स्टेरिलाइजेशन बहुत मास लेवल पे। अब जो इंडिया है NFWP है हमारे पास, जिसको अपना स्टेरिलाइजेशन कराना है वो जाके करवा सकता है। तो विद दिस आपका पॉपुलेशन पॉलिसी भी कंप्लीट है। तो इंडिया में कोशिश चल रही है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की। सबसे बड़ा मेजर तरीका क्या है पॉपुलेशन कंट्रोल करने का, अवेयर करो लोगों को। जब लोगों को बेनिफिट्स पता चलेंगे दे वुड बी अवेयर एंड दे वुड डू द चेक्स। ठीक है, तो विद दिस हमारा फुल चैप्टर कंप्लीट हो गया है। पार्ट 1 वीडियो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, पार्ट 2 ये हो गया आपका। आगे के चैप्टर्स पढ़ने हैं, प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। आपको नोट्स का मैं बता चुकी हूँ कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, इंस्टाग्राम पे मिलेंगे। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड गाइस प्लीज शेयर दिस विद ऑल योर क्लासमेट्स। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी सब्सक्राइब